Good Get morning. lost sometimes and Good I morning, can't sir. seem to find a light between the walls Good I morning, built sir. for myself right in my mind. And then you चलिए आज हम आपके सिलेबस का, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम इसका पहला लेंगे। टॉपिक है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, सिलेबस दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो उसे Yes, पहला, sir. चूंकि एक्चुअली में हमको पहले यही समझना था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। अगर ये चीज हम पहले से नहीं समझ पाते हैं देन हम लोग नेचर ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, साथ ही साथ हम लोग इक्विलिब्रियम को हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इन अदर डिसिप्लिन, ये हम लोग जानेंगे। फिर ओवरऑल कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम, उसको जानेंगे। फिर हम स्टैटिक नेचर ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, विशेषकर इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्ट में ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही एक टाइप आता है जिसको स्टैटिक का डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहां पे हम उसके नेचर की बात करेंगे और सारी चीजें बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का हिंदी अर्थ होता है साम्य, समस्थिति या संतुलन। द इंग्लिश वर्ड इक्विलिब्रियम मेड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड इक्वस मीन्स इक्वल एंड लिब्रा मीन्स बैलेंस, whose literal meaning is equal balance। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं विशेषकर इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इन दोनों में ही इक्विलिब्रियम का बड़ा ही महत्व होता है, विशेषकर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये इसका लिटरल मीनिंग होता है इक्वल बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिनोट्स इन इकोनॉमिक्स absence of change in movement, while in the physical sciences it denotes absence of movement itself। देखिए यहां हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग की पंचायत अगर खत्म हो गई होगी तब हम क्लास चालू करें। आप Yes. लोग का शाब्दिक पंचायत अगर खत्म हो गया हुआ, टेक्सुअल जजमेंट अगर डिस्कशन खत्म हो गया होगा तो क्लास की तरफ भी ध्यान दिया कीजिए। उत्कर्ष सिंह, टेक्सुअल मैसेज लिखने में लगे रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिट चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम देखिए, जेके मेहता जो बड़े ही रिनॉल्ड इकोनॉमिस्ट थे, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिस डिपार्टमेंट में अभी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, उसी डिपार्टमेंट के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर जीके मेहता। उनका कहना, उनका एक डेफिनेशन भी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ वांटलेस, पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स? उनका डेफिनेशन पढ़ा है कि नहीं, थ्योरी ऑफ वांटलेस? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो इस तरह से उनका कहना है कि इक्विलिब्रियम डिनोट्स इन इकोनॉमिक्स absence of change in moment। absence of change in moment का मतलब इकोनॉमिक्स, देखिए जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं देखिए, जब इकोनॉमिक्स में हम लोग चेंज की बात करते हैं
ठीक है, सपोज आपने कहा, लिसन प्लीज, कि आपने एनालिसिस किया होगा, सपोज दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। अब जब आपने बात करी कि इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, दिस इज द डिमांड एंड दिस इज द सप्लाई, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स ये कहता है कि ये इसी तरह से इसकी डिमांड, इतनी ही डिमांड होती रहे मार्केट में और इतनी सप्लाई होती रहे और प्राइस का लेवल सेम यही बना रहे। इकोनॉमिक्स का मतलब ये, इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ये कहता है कि इन इक्विलिब्रियम डिनोट्स इन इकोनॉमिक्स अब्सेंस ऑफ चेंज इन मोमेंट, कि जो मोमेंट है, जो मोमेंट के इसमें चेंजेस के बाद यहाँ जो एस्टेब्लिश हुआ है, ये मोमेंट थ्रू आउट चेंज ना हो, ठीक है। ये मतलब होता है इकोनॉमिक्स में। वाइल इन द फिजिकल साइंसेस इट डिनोट्स अब्सेंस ऑफ मोमेंट इटसेल्फ। जैसे आपने यहाँ पे एक पेंडुलम बनाया और ये पेंडुलम आपको इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, यहां से मूवमेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि जब यहाँ पे आके आपका पेंडुलम रुक जाता है, देन इट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। होता है कि नहीं, बताइए। फिजिकल साइंस में जैसे आप कहते हैं, फिजिकल साइंस में आप कहेंगे कि कोई अगर व्हील अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो व्हील क्या हुआ, एक पोजीशन पे स्टॉप हो गया, ठीक है, रुक गया, दैट इज द बैलेंस। तो देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स एंड इन द फिजिकल साइंस। तो ये हमको समझना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अगला डिफिनेशन है, ए मार्केट और एन इकोनॉमी और इन अदर ग्रुप ऑफ पर्सन एंड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम when none of its members feels impelled to change his and her behavior। देखिए, ये टी सटवस्की ने दिया है ये डिफिनेशन। ये बहुत ही बड़ा डिफिनेशन है और बहुत ही मीनिंगफुल है। इसको अगर बढ़िया से आप समझ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको इक्विलिब्रियम को एनालिसिस करने में काफी आसानी होगी। कह रहा है कि ए मार्केट और एन इकोनॉमी, कोई भी एक बाजार या अर्थव्यवस्था या यहाँ पे एक फर्म भी कर सकते, और एनी अदर ग्रुप ऑफ पर्सन और फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। इन सारे इकाइयों को हम कहेंगे, यूनिट्स को, कि दे आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन नन ऑफ इट्स, ये तब होगा जब इनमें से कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर्स ये अपने आप को महसूस ना करे कि उनको उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए इंपेल्ड किया जा रहा है। बात समझ रहे कि नहीं, कि उनको जबरदस्ती नहीं, आप इतने पे नहीं, आप इतने पे बेचिए। बात समझ रहे कि नहीं। तो इस तरह के बिहेवियर को ही हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे, ऐसा कहते हैं टी सटोवस्की। आगे चले, यह तीनों क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट? यस सर। क्या बताना है, बताइए, कौन सा फिर से बता दें? आप टेक्सटुअल मैसेज लिखने के बजाय मुंह से बोल दीजिए। ये है टी सटोवस्की का कहना था कि कोई भी बाजार या कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी समूह या फर्म संतुलन में, इक्विलिब्रियम में तब कहे जाएंगे जबकि इनमें से कोई भी एक यूनिट, अगर मार्केट की बात करें या इकोनॉमी की बात करें या पर्सन की बात करें या फर्म की बात करें, इनमें से कोई, क्योंकि मार्केट बात करें तो मार्केट का मतलब एक ग्रुप ऑफ, पूरा मार्केट हम ले रहे हैं इकोनॉमी में। ये नहीं कि हम आप कटरा का मार्केट को अलग कर दिया, आपने सिविल लाइन के मार्केट को अलग कर दिया, आपने तिलरगंज के मार्केट को अलग कर दिया, नहीं, हम सारे मार्केट की बात करें, उनमें से कोई भी एक मार्केट मेंबर करने का मतलब ये है। इसी तरह से फर्म में अगर एक कोई इंडस्ट्री लेते हैं, उसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो उस फर्म का एक भी यूनिट ये महसूस ना करे कि उनको उनके जो बिहेवियर है उनको चेंज करने के लिए उनको इंपेल्ड किया जा रहा है या उनको मजबूरन वो बिहेवियर अपने आप को शिफ्ट करना पड़ रहा है। दैट इज द इक्विलिब्रियम। चले नेक्स्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यहीं से आ जाता है आपका
टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक जितना भी पढ़ा होगा या आपने, देखिए इक्विलिब्रियम क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है हमने समझा कि यहाँ पे क्या है कि यह जो मोमेंट है ये जो इकोनॉमिक्स में इसी बिंदु पर हमेशा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलते रहे। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आता है कि इक्विलिब्रियम के जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि पीपीटी में बहुत सारे टाइप्स दे रहे हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन बेसिस पे हम लोग इन इक्विलिब्रियम्स का स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन स्टेबिलिटी बेसिस। स्टेबिलिटी का मतलब कितना देर वह उस पोजीशन पे टिका रहता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थर्ड होता है न्यूट्रल। ठीक है, चलिए इसको तीनों को हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए अब बात आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वैसा इक्विलिब्रियम, ठीक है, वैसा इक्विलिब्रियम जो हमेशा एक ही बिंदु पर बना रहे। जैसे आप देखिए, ये आपने यू शेप का कोई यूनिट लिया है, उसमें एक बॉल आपने रखा। आप इस बॉल को कितना भी इस तरह से शेक करेंगे, हिलाएंगे, यह बॉल क्या होगा, अल्टीमेट आके यहीं पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक्स में जनरली हम कहें कि जैसे अभी हम लोग ने बात करी कि यहां हमने ये जो बात करी कि ये पॉइंट अगर हमारा इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, पॉइंट कभी यहां आ जाएगा लेकिन पुनः ये मूव करके यहां पर आ जाएगा, इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में इस स्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा यूज है। जब हम लोग इसका विशेषकर डिफरेंस इक्वेशन की में, या हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम या किसी इकोनॉमी के किस कंडीशन में रहेगी तो ज्यादा प्रोग्रेस करेगी या ग्रोथ करेगी, ये सारी चीजें पढ़ना होगा, तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं वहां पे। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है इसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इस तरह से उल्टा आपने फ्लास्क रखा है या कोई यूनिट रखा है, उस पे एक बॉल रखा है। अब उस बॉल को वहां रखने के बाद आपने अगर उसको इस बार हिलाया तो पुनः उस स्थिति में वह नहीं रह सके। ठीक है, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल की जब बात करते हैं तो न्यूट्रल का मतलब ये हो जाता है कि अभी इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे, मतलब वो अपने हिसाब से स्टेबल होते जाएगा। दैट इज द न्यूट्रल। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन स्टेट बेसिस। ऑन स्टेट बेसिस का मतलब, स्टेट का मतलब यहां होगा स्थिति, यहाँ सिचुएशन, उसका लोकेशन। स्टेट का मतलब हुआ लोकेशन। लोकेशन का मतलब एक तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि उसका गति से हो सकता है, डायनेमिक्स या मैकेनिक्स से कर सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट की बात करता है और कौन सा इक्विलिब्रियम एक पोजीशन से दूसरे पीरियड की बात करता है। दिस इज द, तो इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे क्योंकि इसी का हमको चर्चा आगे करनी है। दूसरा है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया का मतलब, जैसे हमने अभी इकोनॉमिक्स में आपसे चर्चा करी थी कल लास्ट क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स की चर्चा हम लोग ने की थी ना। हेलो,
यस सर। ठीक है, यार चलिए। अब हमने आपको बताया कि एक था कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी थी। यहां पे हमने आपको बताया था कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा। और यहां पे हमने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टेब्लिश होगा पूरी इकोनॉमी में, इसकी बात करी थी। तो एक तरह से देखिए, आपने क्या किया, जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप इकोनॉमी के सारे यूनिट का एक साथ एनालिसिस ना करके उसे कुछ ही किसी पार्टिकुलर यूनिट का जब एनालिसिस करेंगे, पार्टिकुलर यूनिट में इक्विलिब्रियम के एनालिसिस करेंगे, रेस्ट फैक्टर्स को जब आप सैट्रिस पेरिबस करके रख देंगे कि इफ अदर वेरिएबल्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, then there is a inverse relationship between price and quantities demanded and the equilibrium will be established at this point। तो इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे कि नहीं? यस सर। हेलो, हाँ, पार्शियल का मतलब ही हुआ कि जितने भी आपके एनालिसिस के एलिमेंट्स हैं, जितने भी एनालिसिस के इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, उन सारे वेरिएबल्स में इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है वो एक साथ ना स्टडी करके कुछ भी इकोनॉमिक एलिमेंट्स या वेरिएबल्स का आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को स्टडी कर रहे होंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम से तात्पर्य है कि जब हम लोग किसी इक्विलिब्रियम के कंडीशन के एनालिसिस में हम इकोनॉमी के सारे वेरिएबल्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखिए, व्हाटएवर, मतलब जो इकोनॉमिक, जैसे अभी आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे आप तो आप देखेंगे कि सभी व्यक्ति डीएम नहीं बन सकते, सभी व्यक्ति के पास पेट्रोल पंप नहीं हो सकता है क्या? लेकिन जो व्यक्ति जिस लेवल से है, जहां पर भी है, जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो भी उनको अर्निंग मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, जो भी रिवार्ड्स मिल रहे हैं, दे मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। आपने फैक्टर प्राइसिंग पढ़ा होगा कि एक फैक्टर को रिवार्ड या वेज या रेंट या प्रॉफिट या जो भी उनको रिवार्ड होता है या इंटरेस्ट उतना ही मिलना चाहिए जितना उतने उनके प्रोडक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन हो या कंट्रीब्यूशन हो। यही पढ़ा होगा आपने? क्या पढ़ा है आपने? हेलो, उनका वेज उतना ही होगा जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। हाँ, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी उतनी होगी का अर्थ क्या है कि एक यूनिट लेबर के अमाउंट में हम इंक्रीज करते हैं तो इसके फलस्वरूप रिजल्टेंट कितनी अमाउंट उनके द्वारा फिजिकल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है, फिजिकल प्रोडक्ट कितना हो ज्यादा बना पाता है, और उनका मार्केट में कितना हम लोग एमआर से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली कहते हैं कि उसी हिसाब से उनको संतुलन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसी तरह हम पूरे होल इकोनॉमी की बात करें देन इट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे कि नहीं? यस सर। यस सर। सिमिलर क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में भी लगभग उसी तरह से लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहले हम लोग सिंगल का लेते हैं, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में जिस तरह से हमने कहा कि आपको केवल प्राइस डिटर्मिनेशन देखना है कि सपोज कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप बताइए जिसका आप देखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन देखना चाहते हैं। सपोज आप बताइए कोई चीज, कोई प्रोडक्ट आप बताइए। कोई प्रोडक्ट पेट्रोलियम ऑयल। हाँ चलिए, पेट्रोलियम ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल का डिमांड क्या है, सॉरी डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है,
ठीक है। तो जब हम इकोनॉमिक्स में एनालिसिस में जब बैठते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने जो पार्शल में बताया, पार्शल में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स नहीं समझ। यहाँ क्या हो जाएगा पेट्रोलियम, यहाँ जब सिंगल की बात करें तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द सिंगल वेरिएबल्स, सिंगल वैल्यूबल। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसमें हम उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, माइनिंग में विशेषकर कोल की बात हम नहीं करेंगे, देन इट इज कॉल्ड अ सिंगल वेरिएबल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है। और जब एक से अधिक वेरिएबल्स का लेंगे, अब मल्टीपल का मतलब सारे वेरिएबल्स को ले लेंगे ये जरूरी नहीं है, इसमें हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होना चाहिए, जिनके बारे में हम लोग इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करते हैं, दैट इज द मल्टीपल इक्विलिब्रियम। तीसरा पांचवा जो टाइप आता है, पांचवा जो बेसिस होता है जिसके आधार पर हम इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करते हैं, दैट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड की जब बात करते हैं विशेषकर इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में विशेषकर प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करते हैं, देन कितने टाइम पीरियड में हम लोग एनालिसिस करते हैं बताइए? बताइए कुंवर। यस सर। हाँ बताइए। दो में इकोनॉमिक्स में रहता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मोस्टली। प्रोडक्शन में कितने तरह के होते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यस सर। ठीक है। तो शॉर्ट रन में हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट रन में आपने पढ़ा होगा कि x is the function of L, where x is the output or production and L is the labor। तो आउटपुट जो होगा लेबर का फंक्शन होगा, और लेबर का फंक्शन होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? यस सर। फंक्शन होगा, यानी कि प्रोडक्शन में इस एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें केवल लेबर ही यूज नहीं किए जा रहे होंगे, इसमें कई सारे फैक्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लैंड आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप कैपिटल ले सकते हैं, लैंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बट इन इकोनॉमिक एनालिसिस वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द लेबर दैट इज अ factor of production, assuming that rest of factors are as a constant, since in the short run we are only able to change in labor, or only we are able to change in only one factor of production, है कि नहीं? तब जब वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो जब आप इक्विलिब्रियम भी बात करेंगे केवल एल और आउटपुट के रिस्पेक्ट में, जो अभी आपके मित्र ने बताया, एक साथी ने बताया कि सर फैक्टर को मतलब लेबर को उतना ही रिवार्ड मिलना चाहिए जितना उनके द्वारा फिजिकल प्रोडक्टिविटी हुई है। बात समझ रहे कि नहीं? तो शॉर्ट रन एनालिसिस, वहां पे जब हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड में जब इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। जब ही इफ we are concerned about the equilibrium analysis of long run, सपोज इसी चीज को अगर आगे चलेंगे, एमए में आएंगे, या हाँ एमए में ही शायद थर्ड ईयर में तो संभवतः आपको लॉन्ग रन की बात ना हो पाएगी। तो जब शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में जाएंगे, एमए में जाएंगे, तो आपको बताया जाएगा Q इज द आउटपुट या X या जो भी कहें, तो यहां हो जाएगा इट इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के, लेबर एंड कैपिटल। मतलब एक से ज्यादा का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इसमें इंप्लाई कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब Q जो हमारा आउटपुट है, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में लेबर और कैपिटल दोनों का हमने इस्तेमाल किया है, और इन दोनों लेबर और कैपिटल को कितनी रिवार्ड मिलनी चाहिए, कितनी इनको वेजेज और इंटरेस्ट मिलनी चाहिए, ताकि ये भी अपने आप को इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में
फील करें या इज्यूम करें। दैट इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, तो यहां तक किसी को अगर समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट लगता हो कि स्केप कर गए सर, तो बोलिए। क्योंकि देखिए आपको मेनली पढ़ना है स्टैटिक और डायनेमिक, इसलिए हम ये बाकी चीज को केवल आपको इंट्रोड्यूस किया है। सर आप एनी क्वेश्चन? मल्टीपल बता दीजिए। मल्टीपल, चलिए। मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जैसे यहीं पे मल्टीपल का एक एग्जांपल ये भी है, हमने क्या किया है, लेबर भी ले लिया। अब सपोज यहाँ पे लॉन्ग रन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लैंड कैपिटल या सॉरी लेबर कैपिटल, यहाँ लैंड भी ले लेंगे, साइज ऑफ लैंड, ठीक है। और यहाँ पे इसका एंटरप्रेन्योर की बात करें। अब इन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है, अब इनके द्वारा जो प्रोडक्शन यहाँ दिया जा रहा है तो इनकी डिमांड होगी, इनकी डिमांड भी होगी और इनकी सप्लाई भी होगी। अब इनकी कितनी डिमांड है और इनकी कितनी सप्लाई है, और जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पे ये अपने आप को अपना प्राइस डिटरमिन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, एबल होते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब इन सारे चीज का एक साथ एनालिसिस करते हैं, दैट इज द मल्टीपल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है? यस सर, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? आगे चलें? यस सर। सर वो मुझे स्टेबिलिटी बेसिस वाले में एक क्वेश्चन पूछना था कि न्यूट्रल में सर जब न्यूट्रल होता है तो मूवमेंट होती है, बस कांस्टेंट मूवमेंट होती है क्या न्यूट्रल में? हाँ, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि आप किसी न्यूट्रल का लिटरल मीनिंग हम निकालें। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पक्ष में किसी भी पर्सन के तरफ, किसी भी यूनिट की तरफ, किसी भी मूवमेंट की तरफ आप बाइट नहीं, अनबाइट है। मतलब आपको जो भी मिल गया दैट इज द यूज। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए मैंने बताया कि न्यूट्रल में कोई एक दूसरा पॉइंट में मिल जाता है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। ये कहना है। ओके सर। एनी क्वेश्चन? और एनी क्वेश्चन? नो। चलिए, अब अगला हमारा है स्टैटिक। अब देखिए दो चीजें आती है, या स्टैटिक इकोनॉमिक्स की भी बात होती है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात आती है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या होती है उसको पहले समझेंगे, फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। दोनों ही मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर भी है और लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो सबसे पहले द वर्ड स्टैटिक originated from the field of physics। स्टैटिक आप जानते हैं हिंदी में उसको स्टैटिक कहते हैं और ये फिजिक्स से लिया गया। स्टैटिक का मतलब ही होता है मोमेंट या स्टेट कह सकते हैं, ये पोजीशन भी कह सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिनोट सम काइंड ऑफ मोमेंट इन विच स्पीड इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन। बात समझ रहे कि नहीं? स्टैटिक क्या है? इट इज यूज टू डिनोट सम काइंड ऑफ मोमेंट, एक ऐसा प्रकार का मोमेंट की हम बात करते हैं जिसमें उनका जो स्पीड है वह कॉन्स्टेंटली एकदम सेम वही चीज को मेंटेन किया होता होगा, जिससे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। लाइक स्टैटिक इकोनॉमिक्स मींस द स्टडीज फोकसिंग ओनली ऑन पार्टिकुलर पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पीरियड भी लिख दिया है या पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, अभी हमने एक इक्वेशन सपोज आपको दिया है, हमने ये कहा कि dx इज द फंक्शन ऑफ p, dx इज द फंक्शन ऑफ p। ये समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? यस सर। यस सर। अभी ना इसमें हमने टाइम का मेंशन किया है ना इसमें हमने टाइम का मेंशन किया है। ये जो फंक्शनल रिलेशन है इसका जब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में, जब हम ये स्पेसिफाई करना की बात करेंगे कि ये कब की बात कही जा रही है, किसकी बात कही जा रही है, बात समझ रहे कि नहीं? किस समय की बात करें? तो अगर इसी को हम लोग समय यानी कि दोनों ही एक ही समय से संबंधित होंगे, ठीक है। ये हो सकता है
ये टी टाइम की बात कर रहा है तो ये भी टी टाइम की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम समय की इसमें मेंशन नहीं किया है, इसका अर्थ हुआ कि दोनों ही एक ही समय बिंदु से संबंधित हैं। बात समझ रहे कि नहीं? दोनों एक ही समय बिंदु से संबंधित हैं और रिलेटेड हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स द concept of static reference to a situation where there is a moment, but this moment is continuous, certain, regular and constant. Static economics does not deal with the unexpected changes. जैसे यहाँ पे हमने बात करी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने इक्विलिब्रियम की बात करी, यह जो इक्विलिब्रियम है जहां पे आपने एनालिसिस किया, ये एक पोजीशन हमेशा बनी रहेगी, तब इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है सर, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का मतलब क्या है वो समझ नहीं आया। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का मतलब यहाँ पे हुआ है कि सपोज ये तो हो सकता है कि पॉइंट यहां पर भी जा सकता है कि नहीं? यस सर। लेकिन जब यहां से ये मोमेंट यहां कर जाए और यहां पे एक नया इक्विलिब्रियम यदि डेवलप हो जाए, तब ये स्टैटिक है, लेकिन यहां से यहां जाने के बाद 2 टाइम पीरियड्स हो जाएगा, देन इट मे बी रिगार्डेड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यहाँ पे ना हो। हमने एक्सपेक्टेशन किया कि 5 क्विंटल हमको फूड ग्रेन चाहिए, तो 5 क्विंटल हमारी जनसंख्या के हिसाब से इतनी चाहिए। अगर इन केस कभी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, इन केस जनसंख्या में जितनी परिवर्तन हुआ उतना ही एग्जैक्ट उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, देन उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक कहेंगे। लेकिन जब ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा देन इट इज डायनेमिक। ठीक है, अगला इट स्टडीज ओनली द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर आर नो विंडफॉल चेंजेस और फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका अर्थ ये है इट स्टडीज ओनली द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि यह उन्हीं बातों की, उन्हीं आर्थिक क्रियाओं की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की चर्चा करता है जिसमें इनको पता है कि इसमें इतना ही चेंजेस हो सकते हैं। नो मीन फॉल चेंजेस और फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी आर्थिक गतिविधि में अचानक उछाल या कमी आने वाली की बात ये स्टैटिक में हम लोग नहीं कर सकते। देखिए, प्रोफेसर हेरोड का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। नेक्स्ट ईयर में आप इनके कई सारे थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो हेरोड कहते हैं कि एन इकोनॉमी इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टैटिक। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग जरूर से ही नोट कर लीजिएगा। आगे चले। कहना है कि एन इकोनॉमी इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टैटिक। मतलब रेट ऑफ आउटपुट का मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरली क्या देखते हैं, बीइंग अ प्रोड्यूसर, कि आपका आउटपुट एक कांस्टेंट लेवल पे बनी रहे ताकि आपको लॉस नहीं हो। अगर आपका सपोज डिमांड बढ़ रहा है, सपोज अचानक डिमांड बढ़ रहा है, उसी डिमांड के अनुसार इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, आउटपुट लेवल भी बढ़ना चाहिए। और डिमांड इसलिए नहीं बढ़ा कि लोगों उतना ही लोग हैं, अचानक अपने मन से बढ़ा लिया, उसके लिए रीजनेबल कारण होना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन चेंज हो गया, जैसे इनकम रेंज हो गया, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और या इनकम रेंज ज्यादा बढ़ गया, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, प्रोडक्शन में, आउटपुट में भी इंक्रीज करने की जरूरत होगी। आगे चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स लिख लीजिए इसको। स्टैटिक इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी फोकसिंग ओनली ऑन पार्टिकुलर period of time. It is similar to taking a photo
when you press the button for a shot when the photo is just at a particular point of time। यहाँ ऊपर में पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। जैसे आप फोटो खींचते हैं तो आप कहते हैं इस समय कि ये फोटो है, ऐसा नहीं कि फोटो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वही फोटो जब आप वीडियो बन जाती है, सिनेमा में आप देखते हैं, दैट इज द डायनेमिक। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन इकोनॉमिक्स मोस्ट पेपर इज अ स्टैटिक एनालिसिस। फॉर इंस्टेंस we say the market is equilibrium when demand and supply equate one another, which is graphically represented by the intersection point of demand and supply। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले कर दिया। ठीक है, क्या करें, इन इकोनॉमिक्स मार्क पेपर इज स्टैटिक एनालिसिस। क्योंकि ये सारे ही एक ही समय से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग पी नहीं लिखते हैं। और ये कहते हैं किसी समय बिंदु में अगर पी इतना है तो डिमांड कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए यही इसी चीज को ये आप स्टेटमेंट समझ रहे हैं ना। When demand and supply equates one another, which is graphically represented by the intersection point of demand and supply. This is a static analysis since we just only see the picture at a point। तो अब मेरे हिसाब से आपके जान में, आपके मस्तिष्क में बैठ गया होगा कि स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है। फिर भी चलिए डेफिनेशन नोट कर लीजिए। A method of dealing with economic phenomena that tries to establish relation between elements of economic system, prices and quantities of commodity, all of which refer to the same point of time। प्रोफेसर सुमपीटर। ठीक है, यस सर। सेकंड, प्रोफेसर स्टिगलर। ये जो जितने भी राइटर्स का हमने को लिया, कोट क्या कर रहे हैं, ये बड़े ही रिनोल्ड राइटर्स हैं। आपको यदि इकोनॉमिक्स में अपने आप को बेहतर एस्टेब्लिश करना है, जानना है, समझना है, तो आप इनके किताब को जरूर पढ़ें। ठीक है। द स्टेशनरी स्टेट इज एन इकोनॉमी इन विच द टेक्स, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज थ्रू टाइम। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन, उसमें रिपीट क्या करना, मीनिंग अगर नहीं समझ रहे हैं तो बताइए। ये मेथड ऑफ डीलिंग, पहला कह रहे हैं, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि पहला एक बार रिपीट कर लीजिए। ए मेथड ऑफ डीलिंग विथ इकोनॉमिक फेनोमेना, एक ऐसी विधि जो इकोनॉमिक फेनोमेना, इकोनॉमिक फेनोमेना का मतलब क्या हुआ है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो उसी के बारे में कह रहे हैं। दैट ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये कह रहा है कि इसी चीज को, जो डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये एक फेनोमेना ही है, और ये दोनों एक दूसरे से एलिमेंट एक दूसरे से इस तरह से एस्टेब्लिश हो, प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑल ऑफ व्हिच रिफर टू द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या, जैसे यहाँ पे डीएक्स किया है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कह दें एसएक्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ एसएक्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ पी। अब दोनों ही यहाँ पे हम इसको कह लें, ये कर लें, या यहाँ पे हम लोग पी लिख लें, यहाँ पे अगर इसको विशेष और भी ज्यादा एक्सरसाइज करना है तो टी कर दीजिए, इसको भी टी कर दीजिए, ये भी टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक टी पहले आ जाएगा, कोई एक टी बाद में आता है, जैसे यहाँ पे आप इसी को अगर हम लोग लेना चाहें, यहाँ पे T-1 ले लेते हैं, देन ये क्या हो जाएगा, ये डायनेमिक एनालिसिस होगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है स्टिगलर, द स्टेशनरी स्टेट इज एन इकोनॉमी इन विच द टैक्स, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज थ्रू टाइम। तो जैसे स्टिगलर ने कहा, जो आप डिमांड के एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप कहते हैं टेस्ट, इनकम, पॉपुलेशन, ये सारे कांस्टेंट होते हैं, और डिमांड और सब प्राइसेस में जो आप रिलेशन देते हैं, दैट इज द स्टैटिक एनालिसिस। रॉबिन्स
ने जो डेफिनेशन दिया, रॉबिन्स डेफिनेशन इज आल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. This definition is a part of static economics. रॉबिन्स का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का क्या है, या स्कार्सिटी अप्रोच ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कोई बताएंगे हमको? हेलो हेलो, यस सर। हाँ बताइए। इकोनॉमिक्स का जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया होगा, और उसमें रॉबिन्स ने डिफाइन किया था। रॉबिन्स का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि इकोनॉमिक्स का पूरा एनालिसिस इसी पर बेस्ड है। Economics is a science economics is the and scarce means which have alternative uses. Sir, ठीक है, to तो ये कह रहा है produce valuable goods from scarce resources. हाँ चलिए, अब इसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए रॉबिन्स के तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ हमने डिमांड को, यहाँ डिमांड लिया, यहाँ पी लिया। आपके पास इनकम कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज। 100 रुपीज इनकम से ही आपको इसको मैनेज करना है, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी डिमांड ऑफ कमोडिटीज में क्या है? सपोज बीइंग द स्टूडेंट आपकी प्रायोरिटी होगा बुक्स एंड कॉपीज, ये तो प्रायोरिटी होगी। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बीइंग स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? बुक्स, कॉपीज, पेन, यही होगी ना। कि सिनेमा का टिकट होगा, हेलो, ठीक है। यस सर। तो ये कहा कि आपके पास रिसोर्स जो है आपके स्केयर है, मतलब 100 रुपीज में, 100 रुपीज में आपको बैलेंस करने का आपको कॉपी भी चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए और पेन चाहिए, ठीक है। अब ये बात उस समय के लिए कहेगी, किसी एक समय के, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में ये कहता होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में ये कह रहा है, उस समय की बात कर। क्योंकि आज आपके पास 100 है, 100 रुपीज है, कल आपके पास 50 भी हो सकते हैं और हो सकता है 500 भी हो सकता है। लेकिन जिस समय एनालिसिस इसका कर रहे हैं दैट इसी के बारे में कहा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, फीचर्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोफेसर क्लार्क हैज पॉइंटेड आउट द फीचर्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। There are no change in the population and its composition, ठीक है। नेक्स्ट, नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। तीसरा, नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। चौथा, नो चेंज इन द वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और पांचवा, no change in habits, tastes and fashion of the people, that is the wants of people remain the same। तो जो स्टैटिक एनालिसिस करते हैं ये वहां पे इन सारे चीजों की एजम्पशंस कह लीजिए या ये सारे कंडीशंस वहां पे एग्जिस्ट होते हैं या होने चाहिए, तभी हम लोग स्टैटिक इकोनॉमिक्स की एनालिसिस कर सकते हैं या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो बताइए। चलिए नेक्स्ट, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। इट इज द सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिकल इन थॉट, ठीक है। यह एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इकोनॉमिक एनालिसिस का, जिसे समझना भी आसान है।
अभी जब हम डायनेमिक एनालिसिस चालू करेंगे तो आप समझ में आपको लगेगा कि ये यहां से ये कैसे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। दूसरा पॉइंट कहता है इट इज द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड which was favored by the classical economists like Adam Smith is an integral part of static economics। ठीक है, आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे फ्री ट्रेड या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो रिकार्डो ने दिया है। रिकार्डो का अपने रेंट सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं? रेंट का थ्योरी पढ़ लिया कि नहीं? अभी पढ़ रहे हैं सर अभी। ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे कि जब ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में हम लोग कहते हैं कि अगर कोई कमोडिटीज को हम सेम पीरियड में जिस सपोज अभी हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन्स है, हम फूड ग्रेन्स सस्ते में प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास एडिबल ऑयल है जो अभी प्राइस उसका बड़ी हाई हो गया है, मतलब पर केजी नियर अबाउट 200 हो गया है। तो अगर वो हम उतनी कीमत में नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना कि हम उसको हम 100 रुपीज की जो हम बाई कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम जो काम बेहतर करते हैं हम उस काम को करें। जो हम बेहतर नहीं कर सकते वो किसी दूसरे से मदद ले लें, बल्कि उनको हम जो काम बेहतर कर लेते हैं वो काम उनको करके हम मदद कर सकते हैं। ये इसका कंसेप्ट होता है फ्री ट्रेड का। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है फ्री ट्रेड का अर्थ ये है कि आप ट्रेड जो कर रहे हैं, किसी को कोई सामान दे और आवाज नहीं आ रही सर, लेफ्ट हो गया सर। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, आप देखेंगे कि सपोज आप क्या प्रोड्यूस बेहतर कर सकते हैं। सपोज आप वीट ये बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट आप बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप सपोज कोई आप चीज ले लीजिए जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये आपका ए कंट्री है, आपका इंडिया कंट्री। सपोज ए फॉर अमेरिका, ई फॉर इंडिया। तो आप क्या करेंगे कि दोनों में आप अपने वीट की मात्रा को ज्यादा बढ़ा दीजिए, वहां से आप मस्टर्ड ऑयल आप खरीद लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इसी को हम लोग फ्री ट्रेड कहेंगे। बाकी आप ट्रेड के पेपर में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक इकोनॉमिक्स give a knowledge of the conditions of equilibrium. It tells that price is determined where demand for the supply of goods is equal. ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स gives knowledge of the conditions of the equilibrium. It tells that price is determined where demand for the supply of goods and services. जैसा जो इक्विलिब्रियम हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगला है similarly income is in equilibrium where planned investment and planned savings are equal. ठीक है,
तो जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएं। ये आई आई हो गया, ये एस एस हो गया, ठीक है। तो ज्यादा ब्याज, ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे आप लोग, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपके जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि ज्यादा रेट होगा तो आप सेविंग्स को, ज्यादा सेविंग्स की मतलब सप्लाई, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सप्लाई आप ज्यादा करेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब डिमांड हो जाएगा, और यहाँ इसका इन्वेस्टमेंट को हम ये सेविंग मतलब एक तरह से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, सेविंग की सप्लाई। अब सेविंग की सप्लाई, अब इन्वेस्टमेंट के लिए सप्लाई आप ज्यादा करेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि हमको ज्यादा उससे रिवार्ड मिल पाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, और वहां पर भी हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, इनकम इज इन इक्विलिब्रियम वेयर प्लान इन्वेस्टमेंट एंड प्लान सेविंग्स आर इक्वल। चौथा पॉइंट करता है कि इट इज द बेसिस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस। प्रोफेसर हिक्स हैज पॉइंटेड आउट that static economics occupies an important role because it gives a lot of information for the proper understanding of dynamic economics. We can understand the path of equilibrium only after studying the conditions of equilibrium. ठीक है, तो ये प्रोफेसर हिक्स का कहना है कि जो हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे हम लोग, वह डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एनालिसिस बिना स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस के नहीं हो सकता, क्योंकि बेस यही देगा। आपको डायनेमिक भी शुरू करेंगे तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से आपको शुरू करना होता है, तो हम लोग स्टैटिक से ही शुरू करके हम लोग डायनेमिक की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट, जेएम किन्स, जॉन मिलार्ड किन्स, नाम सुना होगा आपने, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने किन्स का कहना है कि थ्योरी इज आल्सो स्टैटिक इन नेचर, इट शोज ओनली अ वंस ओवर चेंज ऑफ वेरिएबल्स like consumption function, multiplier, liquidity preference, etc. The effect of once over change of economic variables is studied in static economics. आपने किन्स के क्या क्या सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ा है कि नहीं? नो सर। अभी नहीं पढ़ा। नो सर। हाँ, तो अभी जो आप फैक्टर प्राइसिंग पढ़ रहे होंगे ना, तो उससे पढ़ेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एलपीटी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। उसमें हम जब कहते हैं मनी का जो डिमांड होता है, तीन पर्पज से होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, टीपीएस, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तो ये क्या होता है, इसका भी एनालिसिस हम कब करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है, देख लीजिए। स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस हैज इट्स ड्रॉबैक टू, इसके कुछ खामियां भी है, दे आर गिवन बिलो। कौन पहला है इसका, कॉन्स्टेंसी ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या कहता है कि ये सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखने की बात करता है, जो इन प्रैक्टिकल संभव नहीं है। प्रोफेसर क्लार्क एंड स्टिगलर हैव एज्यूम्ड मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, दे आर मतलब इनका दोनों का मानना है कि बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट है। याद करिए जो फीचर्स हमने पढ़ाया था क्लार्क का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, प्रोफेसर क्लार्क ने दिया है ना ये। यस सर। क्या कहा है, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेंगे, क्वांटिटी एक अर्थल का क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, टेक्निक्स भी कांस्टेंट रहेंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी कांस्टेंट रहेंगे, और टेस्ट हैबिट फैशन ये सारे कांस्टेंट रहेंगे। क्या ये संभव है? नो सर। नो सर। नो सर। तो वही कह रहा है कि ये कह रहे दे आर पॉपुलेशन, quantity of capital, natural resources, techniques of production, habits and fashions,
etc. We know that these economic factors or variables change in reality. So static economic analysis is far from reality. कि समय के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए यह सच्चाई से, रियलिटी से कोसों दूर प्रतीत होता है। दूसरा है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। स्टैटिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन unreal assumptions like perfect competition, perfect mobility, perfect knowledge, full employment, etc. These assumptions are far from real world. That is why Professor Hicks said a stationary state in the end is nothing but an evasion. ठीक है, जो स्टैटिक स्टेट की जब बात करते हैं वह एक महज एक विशेष परिस्थिति होती है, वो सदैव सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अब भी आपने फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ा है कि नहीं आपने? यस सर। पढ़ा है। अब बताइए कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट? फॉर्म ऑफ मार्केट? बोलिए सर। परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली। चलिए, इनमें से कौन सा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है? परफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता। कौन सा? परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही कह रहा है कि जबकि ये इन्होंने माना है, इन लोगों ने माना है कि हिक्स ने माना है कि परफेक्ट कंडीशन, सॉरी, कुछ एक अर्थशास्त्री जैसे क्लार्क और स्टिगलर ने माना है कि ऐसा होता है। और दूसरा कहता है परफेक्ट नॉलेज। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अगर एकदम एग्जैक्ट नॉलेज होगा तो किसी भी प्रोड्यूसर को या किसी भी इंटरप्रेन्योर को लॉस होगा? बताइए, या कोई भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी? नहीं ना? यस सर। ये कह रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है इग्नोर टाइम एलिमेंट। ये समय टाइम एलिमेंट को इग्नोर करता है स्टैटिक एनालिसिस। अनदर शॉर्टकमिंग्स ऑफ द स्टैटिक एनालिसिस इज दैट इट स्टडीज अ टाइमलेस economy, but in reality many changes occur with the passage of time, therefore it gives a narrow explanation of economic problems. ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सपोज आप बात करते हैं, आपके पास 5 लाख रुपीज है, आपने 3 इयर्स के लिए आपने टाइम डिपॉजिट किया, फिक्स कर दिया बैंक में। अब 3 इयर्स में जो भी आपका सपोज 7% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा बताइए आप हमको? कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 5 लाख का? बताइए। बोलिए। पैंतीस हजार तो इसका खाली इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात हम करें, अगर यही पार्ट जो पहले ईयर के बाद दूसरे ईयर में आपका ये क्या हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल बनते जा रहा है तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। ये तो हमने 1 साल का हमने निकाला है, लेकिन ये 3 साल में कितना हो जाएगा? $1,05,000। आप बताइए कि ये स्टैटिक एनालिसिस में बात करते हैं, इस चीज को तो ये नहीं कह रहे हैं, जबकि जब हम एनालिसिस करेंगे तो 2 टाइम पीरियड की तो बात करेंगे कि आपने जब डिपॉजिट किया तब आपका मनी कितना था और आपके 3 इयर्स के बाद आपका क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है स्टैटिक एनालिसिस दैट इज स्टडीज अ टाइमलेस इकोनॉमी बट इन रियलिटी मेनी। अब विशेषकर इस तरह से जब
सेविंग इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीजों का जब एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अगला है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द इक्विलिब्रियम। स्टैटिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स ओनली द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कंपैरेटिव स्टैटिक कंपेयर्स ओनली द टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स। इट डज नॉट शो हाउ दिस न्यू इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की पाथ को एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिए, जहां इसकी कमियां आती हैं उन सारे कमियों को दूर हम लोग डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस में कर सकते हैं। ठीक है, यह शुरू करते हैं। द वर्ड डायनेमिक्स, क्या आप लोग थक गए हैं क्या? रहने दे यहीं पे। यस सर। Yes, sir. कल से करेंगे। यस सर, कल से। चलिए ठीक है, ओके। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल हम डायनेमिक एनालिसिस करेंगे।